Hello, students. Before we begin today's lecture, I'm happy to announce that our website, Paperwalla Hub, is officially live. For free IGCSE, O, and A-level accounting notes, Paper 1 and Paper 2 topical and yearly past papers, go visit www.adilpaperwalla.com. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are doing great and doing fine. Guys, आज की class के अंदर we will be solving this particular paper. This is October-November 2023. हमारा ही variant है, that is paper number 22. So we are starting with this particular paper. पहले भी कुछ papers हमने solve किए हैं और आज की class में हम October-November 2023 का paper solve कर रहे हैं. पहला question, कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं बेसिक किस्म की, डे बुक बनानी है, सेल्स डे बुक, सेल्स जर्नल का मतलब सेल्स डे बुक बनानी है और इसमें ट्रांजैक्शंस हम हमेशा विदाउट डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं बिकॉज जर्नल्स आर नॉट पार्ट ऑफ डे बुक्स, दैट मींस दे आर नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम कैश बुक में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. सेल्स रिटर्न जर्नल बनाना है, इसमें भी ट्रांजैक्शंस की सिंपल बेसिक रिकॉर्डिंग होगी, हम इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे. फिर हमें नोमी का अकाउंट बनाना है. कौन है नोमी? ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है, लेट्स सी. फिर हमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है जो कि टोटल अकाउंट है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स का. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के ऊपर है, दैट सीम्स इजियर. एंड उसके बाद एग्जामिनर ने हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जस्ट मिनट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हमें बनाना है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स का सेक्शन बनाना है. पूरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर नहीं करनी है. उसके बाद एग्जामिनर ने हमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिए हुए हैं. इस क्वेश्चन में एडवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें एग्जामिनर ने हम लोगों को सिंगल एंट्री टाइप की कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं और इसमें हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है लियोनल का, राइट कैप बनाना है. उसके बाद कुछ और थ्योरेटिकल कंटेंट भी है 5 मार्क्स का, और भी थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4 कंपल्सरी टाइप का क्वेश्चन है जो कि सस्पेंस अकाउंट एंड एरर्स के ऊपर है. सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट दिया हुआ है उसकी रेक्टिफिकेशन भी करनी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अगेन कंपल्सरी टाइप का क्वेश्चन है जो कि रेशोस के ऊपर गिवन है. तो हमें एग्जामिनर ने ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली डे बुक्स के ऊपर है. द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन डे बुक्स. क्वेश्चन नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सिंगल एंट्री पर है. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सस्पेंस पर और क्वेश्चन नंबर 5 इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर है. पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है डे बुक्स के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नॉर्मली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होता है, तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 गाइस. CEO buys and sell goods on credit. बाइंग एंड सेलिंग हमारी क्रेडिट के ऊपर है. एग्जामिनर ने बताया कि जो गुड्स हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो सब क्रेडिट पर है. He has 3 credit customers and allows them NOMI trade discount of 10%. All customers pay CO bank transfer and allows one of them. सर ये 3 कस्टमर्स हैं हमारे पास, लेकिन सिर्फ एक कस्टमर नोमी हमारा स्पेशल कस्टमर है क्योंकि नोमी को हम गुड्स खरीदते वक्त ट्रेड डिस्काउंट देते हैं. ट्रेड डिस्काउंट के बारे में याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स,
लेकिन जब हम अपनी बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पे सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। ऑल कस्टमर्स पेस यू बाय बैंक ट्रांसफर, कोई कस्टमर कैश में पेमेंट नहीं करता, सब हमें बैंक के जरिए ऑनलाइन पेमेंट के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हैं। हमारे पास 3 कस्टमर्स में नोमी का बैलेंस दिया हुआ है जो कि 450 है, सियाना हमारी कस्टमर है और बवाना हमारा कस्टमर है। इसका मतलब ये तीनों हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और तीनों के हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। और इन सबका जो टोटल बैलेंस दिया हुआ है वो 991 है। कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट सेल्स लेजर की कैटेगरी में होते हैं, याद रखिएगा। एंड कंट्रोल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं और कंट्रोल अकाउंट होता है कस्टमर्स का कंबाइंड अक्यूमुलेटेड अकाउंट। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नोमी, लिस्ट प्राइस 410 की है और नोमी को क्या देते हैं हम, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी देते हैं। तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 410 माइनस 41, तो इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि जो गुड्स हमने नोमी को सेल किए उनकी इनवॉइस वैल्यू कितनी है। 410 में से 41 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो द इनवॉइस वैल्यू इज 369। उसके बाद हमने बवाना को कुछ बेचे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस पे कोई हमारा ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ नोमी को ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। नोमी रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 20, और नोमी ने जब हमने उसको गुड्स सेल किए थे तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट था। तो जब नोमी गुड्स हमें रिटर्न करेगा उसमें भी से भी हमें क्या माइनस करना होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा। तो यहां से भी हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो द ट्रेड डिस्काउंट इज 2। तो व्हाट इज इनवॉइस वैल्यू जो कि बुक्स में रिकॉर्ड होगी, सेल्स रिटर्न्स की वैल्यू इज $18। Nomi paid 423 in full settlement of the amount she owed at 1st August. 1st August को नोमी का बैलेंस कितना था, कितने पैसे हमें नोमी से रिसीव करने थे। सर नोमी से हमें 450 का अमाउंट रिसीव करना था, नोमी ने कितने पैसे दिए हमें, 423। तो व्हाट वाज द फुल अमाउंट, फुल अमाउंट था 450 का। रिसीव कितना हुआ है हमें, 423। तो हाउ मच इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड बुक्स में रिकॉर्ड होगा, 450 में से नोमी ने 423 पे कर दिए तो डिस्काउंट अलाउड इज हाउ मच, इट्स 27। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 180 टू बवाना, बवाना को हमने फिर गुड्स सेल आउट किए $180 के, एंड दिस इज अगेन, इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट नोमी लिस्ट प्राइस 230, सिर्फ नोमी को कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, 10%, तो इसमें से भी हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। which is 23, तो 230 minus 23, that makes 207। बवाना ने गुड्स रिटर्न किए हैं, इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। और फिर बवाना ने पे किए, कितना अमाउंट पे किया है, 400 का अमाउंट बवाना ने पे किया है। प्रिपेयर सेल्स जर्नल फॉर अगस्त 2023। सेल्स जर्नल में हमें सेल्स रिकॉर्ड करनी है, सारी क्रेडिट सेल्स। सेल्स जर्नल में हम लिस्टिंग करते हैं क्रेडिट सेल्स की। पहली सेल्स हुई थी 3 अगस्त को, किसको गुड्स सेल आउट किए थे, नोमी को, कितनी अमाउंट के, 369।
उसके बाद बवाना को कुछ सेल आउट किए थे 89 and the date is 5th August. उसके बाद रिटर्न्स नहीं आएगा, सेटलमेंट नहीं आएगी, फिर बवाना को गुड्स बेचे 180 and that is 19th August. उसके बाद नोमी को गुड्स सेल आउट किए 207 के दैट्स इट। ये सारी क्रेडिट सेल्स हैं, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल्स की हैं उनको मैं यहाँ पे सर्कल भी कर देता हूं। सेल्स 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 3 4 और 5 ट्रांजैक्शंस हैं सेल्स की। 180 है, ये तो रिटर्न की है। तो टोटल मिलाकर 4 ट्रांजैक्शंस हैं, इन सब का टोटल कर लें। व्हाट इज टोटल फॉर द मंथ? तो 31st August को हमने टोटल फॉर द मंथ कैलकुलेट कर लिया, दैट द टोटल फॉर द मंथ इज 840। दैट्स इट। और जरूरी नहीं है कि आप पहले कॉलम में लिखें, आप सब कुछ लास्ट कॉलम में लिख के भी टोटल कर सकते हो। पहला कॉलम आप बेशक ऐसे ही छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, नो इशू। हमने पहले कॉलम में लिख के फिर टोटल कर दिया लास्ट कॉलम में, दैट्स इवन ओके। कितने नंबर मिल गए? इजी, 4 मार्क्स। अब हमें सेल्स रिटर्न्स को देखना है, कौन कौन सी सेल्स रिटर्न्स हुई हैं। सर नोमी ने हमें गुड्स रिटर्न किए 10th को, कितनी अमाउंट के? $18 के। उसके बाद गुड्स रिटर्न किए हैं हमें बवाना ने, गुड्स रिटर्न किए हैं, कितने गुड्स रिटर्न किए हैं? $19 के। तो व्हाट इज टोटल फॉर द मंथ? 3 नंबर और मिल गए। उसके बाद नोमी का अकाउंट बनाना है। नोमी कौन है? हमारी ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन सिर्फ नोमी की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है हमें। 1st August को व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस? सर 1st August को जो ओपनिंग बैलेंस था नोमी के अकाउंट का, वो $450 था। 450। फिर नोमी को हमने सेल्स की हैं
दो ट्रांजैक्शंस हमने सेल की हैं नोमी को, एक 369 की और एक 207 की। एक सेल हुई है 7 अगस्त को और दूसरी सेल हुई है 22 अगस्त को। उसके बाद नोमी ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं 18 को। उसके बाद नोमी ने हमें पैसे दिए हैं, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है? नोमी से हमने 423 रिसीव किए हैं और 27 का उसको डिस्काउंट भी दिया है 11 अगस्त को। ये 10th को हुई है सेल्स रिटर्न सर। उसके बाद हमने इससे पैसे रिसीव किए हैं 11th को। और 11th को ही हमने इसको डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड। कितना अमाउंट हमने रिसीव किया था सर? वी हैव रिसीव 423 एंड 27 का डिस्काउंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, 31 अगस्त को इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर फिफ्टी प्लस 369 प्लस 207, दिस इज 1026। Credit side is 18 plus 423 plus 27. This is 468. 1026 minus this, so the closing balance is 558. और यही बैलेंस 1 सितंबर को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। डन। तो सर नोमी का अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन इसके बाद एग्जामिनर ने एक और रिक्वायरमेंट भी हमें दी है, और अब कहा है कि कंट्रोल अकाउंट बनाओ। कंट्रोल अकाउंट कस्टमर्स का टोटल कंबाइन अकाउंट होता है, जो कि सारी ट्रांजैक्शन उसमें मंथ एंड पर रिकॉर्ड की जाती है। ये अकाउंट एक इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट है, लेकिन कंट्रोल अकाउंट जो है वो टोटल अकाउंट है। और एग्जामिनर ने कहा है कि ऑन 31 अगस्त सीयू डिसाइडेड टू राइट ऑफ द अमाउंट ओइंग बाय सियाना एज इररिकवरेबल। सियाना का अमाउंट कितना था? व्हाट वाज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सियाना? सर 155 का सियाना का बैलेंस था, उसको हमने बैक डेट कर दिया है। तो हमें अगस्त का कंट्रोल अकाउंट बनाना है, एंड इट इज द कंबाइन अकाउंट ऑफ ऑल द कस्टमर्स। ओपनिंग बैलेंस 1 अगस्त को आएगा, लेकिन बाकी सारी ट्रांजैक्शन 31 अगस्त को होंगी। तो बार बार डेट्स डालने की जरूरत नहीं है, और सारी ट्रांजैक्शन कंबाइन करके लिखेंगे, अलग अलग नहीं। तो व्हाट इज बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कस्टमर्स का? दिस इज कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड विच इज 991।
क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी टोटल. And what is the value of credit sales? The value of the credit sales is 845. सारी credit sales, वो नोमी को हो, बवाना को हो, सियाना को हो, जिसको भी सेल की है, सबकी सेल्स आ जाएंगी. And the sales is 845. उसके बाद 31 अगस्त को क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स. क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स हमें पता है. व्हाट इज द टोटल ऑफ क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स? सेल्स रिटर्न्स दो कस्टमर्स की थी जिनका कंबाइन अमाउंट कितना है? 37. बैंक, कितने कस्टमर्स ने हमें पैसे दिए हैं? सर, एक पैसे हमें रिसीव हुए थे बवाना से 400, और एक नोमी ने दिए थे कितने? 423. तो टोटल कितना अमाउंट हमने कलेक्ट किया है? सर, टोटल वी हैव रिसीव 423 एंड 400. 423 हमें दिए थे नोमी ने और 400 बवाना ने, तो टोटल इज डिस्काउंट अलाउड इज 27. डिस्काउंट रिसीव नहीं आता कंट्रोल अकाउंट में, वो परचेज लेजर में आता है. इसके अलावा बैड डेट है. बैड डेट, एक कस्टमर का अकाउंट हमने बैड डेट भी किया है. सियाना का कितना है? 155. और तो कुछ नहीं है इसमें. कोई रिफंड्स नहीं है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, डिसऑनर्ड चेक नहीं है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ नहीं है. अब हम क्या कर सकते हैं? इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. 991 plus 845, the total is 1836. And this side is 10. So closing balance is 794. और यही कैरी डाउन बैलेंस नेक्स्ट मंथ का 1 सितंबर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस विच इज 794. तो कंट्रोल अकाउंट इज द टोटल अकाउंट ऑफ कस्टमर. दिस इज टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट. तो सारी ट्रांजैक्शन इसमें टोटल पे रिकॉर्ड होती है. एवरीथिंग वी रिकॉर्ड इन कंट्रोल अकाउंट इज टोटल. डन है गाइस? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड गाइस? अहमद, अम्मार, अयान, परीशे, रयान, रेहान, वानिया, जूम यूजर. दैट्स इजी बीजी, राइट? इजी बीजी. चलो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन है. ये आसान है. क्लोथिंग है, स्मॉल नंबर ऑफ लोकल शॉप्स को देती है 30 डेज का क्रेडिट देती है कस्टमर्स को. रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है. मैन्युफैक्चरिंग में वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग में फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में. मशीन ऑपरेटर इज डायरेक्ट लेबर. फैक्ट्री सुपरवाइजर इज फैक्ट्री ओवरहेड. डिलीवरी व्हीकल की इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में आएगा.
रेट्स एंड इंश्योरेंस के बारे में बताया नहीं है कि किससे रिलेटेड है। जर्नल फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में मशीनरी की कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल इज करंट एसेट, कैश एट बैंक इज करंट एसेट। रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग में, वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग में, फिनिश गुड्स की इनकम स्टेटमेंट में। 335 के फैक्ट्री एक्सपेंसेस अनपेड थे, अनपेड का मतलब ओइंग थे, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 335 ऐड कर लेंगे। Insurance of 8,000 had been paid for the year July to June 2024 और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? सितंबर में। और हमने जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो कब तक पे किए हुए हैं? जून 2024 तक। इसका मतलब अक्टूबर से लेकर जून तक प्रीपेड है। कितने मंथ्स का अमाउंट प्रीपेड है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स हैं। अक्टूबर जी, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इज प्रीपेड। इंश्योरेंस का 6,000 प्रीपेड है, तो रेट्स एंड इंश्योरेंस में से 6,000 माइनस करेंगे। Rates and insurance are apportioned equally between factory and office. तो 23,600 को इक्वली डिवाइड करना है। 11,800 फैक्ट्री में जाएगा और 11,800 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फैक्ट्री मशीनरी पे 25% डिप्रीसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब नेट बुक वैल्यू पर हमें परसेंटेज चार्ज करनी है एंड द नेट बुक वैल्यू इज 45,000 पे 25% इज 11,250। चलो बना लो जरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट गाइस, जल्दी क्विक। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है और इसके बाद चलो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बनाओ यार। So sir, this is our manufacturing account. We started with opening inventory of raw material purchases at key closing inventory of raw material minus kiya, we got cost of raw material consumed. Direct labor, which is machine operator, add up kar liya, we got the prime cost. Factory overheads add kiye, work in progress, opening and closing adjust करके हमने cost of goods manufactured calculate कर लिया है. So the next requirement is to prepare the current assets section. करंट एसेट्स का सेक्शन बनाना है। करंट एसेट्स के अंदर वी हैव इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री भी आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री भी आएगी, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी आएगी एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हर चीज क्लोजिंग की आती है। तो सर रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री इज 5110, वर्क इन प्रोग्रेस इज 7365 एंड 13725। Next we have is trade receivables.
फिर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है सर, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू इज 27,000. Next we have is other receivables. अदर रिसीवेबल्स में प्रीपेड इंश्योरेंस है, याद है आप लोगों को? इंश्योरेंस का प्रीपेड हमने कैलकुलेट किया था, एंड हाउ मच वाज दैट? इंश्योरेंस का प्रीपेड वैल्यू वाज 6,000. उसके बाद कैश एट बैंक है 1050. टोटल इज दिस इज 60250. हर चीज क्लोजिंग आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग, रॉ मटेरियल्स का भी क्लोजिंग और फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग आएगा नितिन. हर चीज क्लोजिंग आती है बैलेंस शीट में. नेक्स्ट, Sarah's factory supervisor is very efficient at running the factory. सुपरवाइजर साहब बहुत एफिशिएंट हैं, ब्रिलियंट काम करते हैं, एक्सीलेंट बंदा है हमारा सुपरवाइजर. वर्कशॉप के बारे में बता दूंगा बेटा, 13 से वर्कशॉप स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला, 13 से. State which accounting principle Sarah is complying with by not recording any value of his efficiency in her financial statements. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं. मनी मेजरमेंट के मुताबिक हम एफिशिएंसी को, डिसेंसी को, इंटीग्रिटी को, हार्डवर्क को, परफॉर्मेंस को मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते. तो विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वी आर फॉलोइंग? दिस इज मनी मेजरमेंट. कौन सी? यहीं पे बैठो बेटा, ये भी तो वर्कशॉप ही चल रही है. चले नेक्स्ट. Sarah has now been asked to supply a local drama school with theatrical costumes. थिएटर कॉस्ट्यूम्स हमें सप्लाई करने के लिए बोला हुआ है. सारा के एक लोकल ड्रामा स्कूल वालों ने अप्रोच किया है कि आप हमें थिएटर के कॉस्ट्यूम्स मैन्युफैक्चर करके दें. द ड्रामा स्कूल प्लेस एन ऑर्डर विद सारा ईच मंथ and would require 60 days credit. हम अपने कस्टमर्स से कितने डेज का क्रेडिट उनको अलाउ करते हैं? नॉर्मली हम 30 डेज का क्रेडिट अलाउ करते हैं, लेकिन ये जो नया कस्टमर है इसने हमसे टाइम मांगा है कि हमें 30 डेज का टाइम के बजाय हम आपको 60 डेज में पेमेंट करेंगे. Advise Sarah whether she should start supplying the drama school with costume. Justify your answer by providing advantages and disadvantages. एडवांटेजेस क्या हैं? इंक्रीज इन सेल्स with increase customer base. सेल्स बढ़ जाएंगी हमारी, राइट नितिन? कस्टमर लॉयल्टी नहीं आएगा अभी, ठीक है. इंक्रीज इन सेल्स विथ इंक्रीज कस्टमर बेस एंड हायर मार्केट शेयर. This will allow Sarah to achieve economies of scale, hence reducing this will allow Sarah to achieve economies of scale, hence reducing cost of production
and this will increase her profit. By allowing new customers extended credit facility, this will increase customer loyalty. अब कस्टमर लॉयल्टी बढ़ सकती है कि हाँ यार, ये हमें एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? What are disadvantages? It will increase risk of bad debt. Cash flow position will be adversely affecting. And trade receivables collection period will increase. Existing customers who are allowed 30 days may also demand extended time. जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो 30 डेज में दे रहे हैं और नया बंदे को आप 60 डेज दे रहे हो, तो वो भी एग्जिस्टिंग टाइम को इंक्रीज करने का कह सकते हैं। अब आपने दो एडवांटेज लिखने थे, दो डिसएडवांटेज, और जिस ऑप्शन को आप ऑप्ट करने का बोल रहे हो एडवाइस के साथ वो पॉइंट लिखना है। अगर आप कह रहे हो नहीं करना चाहिए तो आप डिसएडवांटेज वाला पॉइंट लिख दो एक और। अगर आप कह रहे हो कि करना चाहिए तो एडवांटेज का एक पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है, इसमें दो एडवांटेज, दो डिसएडवांटेज और एक एडवाइस का पॉइंट है। तो मैंने 3-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ करना चाहिए तो यस के साथ रीजन लिख दो एडवांटेज। आप बोलो नहीं करना चाहिए तो नो के साथ इसका रीजन लिख दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। नेक्स्ट स्टार्ट। Lionel started trading on 1st July 2022. क्या बैठ जाए बेटा, काम करना है। Lionel started trading on 1st July 2022. He paid 15,000 of his own personal money into the business bank account. इसका मतलब लियोनल ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है? 15,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है लियोनल ने। एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। Bank debit by 15,000 and capital credit by 15,000. He did not keep full accounting record but has supplied the following information at 30th June. Cash sales of 90,000 were made and paid into bank. सेल्स हमने की है 90,000 की और पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हैं। नो अदर मनी वाज रिसीव्ड। मार्कअप इज 50%। क्या मतलब होता है? इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50% इज ग्रॉस प्रॉफिट।
It means cost of sales का 50% is gross profit. Payments from बैंक से पेमेंट की है, मोटर वैन खरीदी है. क्रेडिट सप्लायर्स को पेमेंट की है, दैट इज ट्रेड पेबल्स को. वैन हमारा नॉन करंट एसेट है. वेजेस पे किए, एक्सपेंस है, जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंस है, रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है, मोटर एक्सपेंस एक्सपेंस है. कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक से पैसे निकाले हैं, तो एंट्री क्या बनी होगी? कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट. परचेज रिटर्न्स आर हाउ मच? 3000 की परचेज रिटर्न्स है. क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है. ये बिजनेस का पहला साल है, तो कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी. देयर विल बी नो ओपनिंग इन्वेंट्री एट ऑल बिकॉज इट्स द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस. 1/3 of the motor expenses paid were for Leon's private car. प्राइवेट कार का मतलब ये ड्राइंग्स हैं. तो मोटर एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं 4992, इसमें ड्राइंग्स भी शामिल है. कितना अमाउंट ड्राइंग्स का है? 1/3. तो 4992 का 1/3 निकाल दो, दैट इज 1664 ड्राइंग्स हैं. तो मोटर एक्सपेंस का अमाउंट कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 3328 मोटर एक्सपेंस का अमाउंट है. A full year depreciation at 25% to be charged on van using reducing balance method. 25% डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है वैन के ऊपर. वैन कितने की है? 8000 की वैन है. उस पे 25% इज दी डेप्रीसिएशन, which is 2000 is depreciation. Lionel withdrew 1000 each month from the business cash for personal use. Personal use का मतलब drawings. The remainder cash was drawn from bank was used to pay for what? Wages. Now गौर से सुनिएगा guys. कितने पैसे हमने बैंक से निकाले थे? How much amount was taken out from the bank? कितना कैश हमने बैंक से निकाला था? 14600 का अमाउंट निकाला था. इसमें से एग्जामिनर ने कहा कि हर महीने हम लोग 1000 हर महीने निकाला है. पर मंथ है, ईच मंथ 1000 हर मंथ हमने ड्राइंग्स की फॉर्म में लिया है. तो 12000 इज ड्राइंग्स. एंड जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग वो वेजेस है. तो रिमेनिंग है कितना? 14600 में 12000 ड्राइंग्स हैं. तो 2600 इज वेजेस. बिल्कुल ऐड करेंगे. एक बैंक वाली वेजेस भी है और एक कैश वाली वेजेस भी है. सबसे पहले हमें क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है. लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए याद रखिएगा एक चीज हमारे पास नहीं है. सर हमें परचेजेस की वैल्यू नहीं पता. बिजनेस का पहला साल है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी.
क्लोजिंग इन्वेंट्री एग्जामिनर ने हमें दी हुई है, और हमारे पास क्या नहीं है, परचेजेस नहीं, राइट। चले इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू? कितना है सेल्स का अमाउंट? 90,000। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट ईयर। जब बिजनेस का पहला साल होता है तो ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होते, देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री। प्लस परचेजेस। परचेजेस का अमाउंट भी हमारे पास नहीं है। परचेजेस रिटर्न्स हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस रिटर्न्स गिवन? कितनी वैल्यू है परचेजेस रिटर्न्स की? The value of the purchases returns given to us is 3,000 is the value of purchases returns. Closing inventory हमें पता है, what is the value of closing inventory? Closing inventory दी हुई है 4175 की closing inventory है, बट हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि परचेजेस का फिगर हमारे पास नहीं है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर भी हमारे पास नहीं है। क्या कोई अदर इनकम है हमारे पास? डू वी हैव एनी अदर इनकम? कोई अदर इनकम है? नहीं सर, कोई अदर इनकम नहीं है, डिस्काउंट रिसीव वगैरह। लेस एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंस है सर? मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन है 2,000। काम करते हुए नजर आए बेटा। मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन के अलावा वेजेस हैं 8060, और फिर वेजेस हमने 2600 की भी पे की हैं। 8060 प्लस 2600। दिस इज 10,660। वेजेस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस विच इज 1140। जनरल एक्सपेंस के बाद रेंट एंड इंश्योरेंस 5585। उसके बाद मोटर एक्सपेंसेस हैं विच इज 3328। दिस इज 22713।
लेकिन प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें नहीं पता, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता। लेकिन क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या बताया हुआ है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50% ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 100%, ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50%। तो सेल्स कितने परसेंट होंगी? 150%। सेल्स बड़ी होती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से यार। तो ग्रॉस प्रॉफिट बैकवर्ड जब चलते हैं तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो सेल्स खुद कितने परसेंट होगी? 150% सेल्स है। और उसकी वैल्यू कितनी है? तो क्या हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? 150। तो क्या मिल जाएगा हमें? कॉस्ट ऑफ सेल्स। That makes cost of sales to be what, guys? 60,000 is the value of cost of sales. अब ग्रॉस प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 30,000। परचेजेस निकालने के लिए हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो जब बैकवर्ड जाएंगे जो चीज माइनस हो रही है क्या कर लेंगे? प्लस। तो 60,000 प्लस 4175 प्लस 3,000। So the value of purchases is 67175. Now we can calculate the net profit as well. 7287. अब हमें क्या करना है? लियोनी का कैपिटल बनाना है। लियोनी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था? 15,000 का कैपिटल क्रेडिट। बिजनेस का पहला साल है, ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैपिटल को बढ़ा देता है, क्रेडिट साइड पर आएगा विच इज 7287। ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करती हैं, डेबिट साइड पर आ जाएंगी। ड्रॉइंग्स आर एक 12,000 की ड्रॉइंग्स हैं और इसके अलावा एक ड्रॉइंग्स 1664 की हैं। दिस इज 13,664। तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 22,287।
8623 और यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। Take one reason why Leonie should keep double entry bookkeeping. Bookkeeping double entry system पर क्यों मेंटेन होनी चाहिए? क्योंकि उसका एडवांटेज यह है कि उससे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। Preparation of financial statement becomes easier. Lionel currently makes cash sales only. He would like to start selling on credit and is considering whether to offer a 10% discount to regular customer or a 3% discount to payment within 30 days. वो सोच रहा है कि अपने कैश कस्टमर्स को 10% ट्रेड डिस्काउंट दे या फिर क्रेडिट कस्टमर्स को 3% डिस्काउंट दे अगर 21 डेज में पेमेंट कर रहे हैं तो राइट। अगर कैश कस्टमर्स को हम 10% का डिस्काउंट देते हैं तो हमारी जो सेल्स हैं जो अभी 90,000 की हैं वो कितनी अमाउंट से कम हो जाएंगी? 9,000 से कम हो जाएंगी, राइट। Offering trade discount will encourage customers to buy in bulk quantity, which will increase revenue. This will also increase rate of inventory turnover. It will decrease gross profit markup, which is currently 50%. Cash discounts will encourage customers for early settlement. It will reduce risk of bad debt. Cash discount is expense. Therefore will decrease profit.
अब अगेन ट्रेड डिस्काउंट के आपने पॉइंट्स लिखने थे, कैश डिस्काउंट्स के आपने पॉइंट लिखने थे, और फिर आपने एडवाइस करनी है। तो अगर आप कहते हो कि ट्रेड डिस्काउंट देना चाहिए, तो आप बताओगे ट्रेड डिस्काउंट देने से इन्वेंट्री टर्नओवर विल इंक्रीज, तो दैट मींस लियोनल शुड ऑफर ट्रेड डिस्काउंट। आपको लगता है कैश डिस्काउंट देना चाहिए, तो आप बताओगे कैश डिस्काउंट विल इनकरेज अर्ली सेटलमेंट, तो इट शुड बी गिवन कैश डिस्काउंट। लेकिन पहले दो दो पॉइंट दोनों के डिस्कस करने, थ्योरी में मार्क्स लूज नहीं करने हैं। बच्चे ज्यादातर प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, लेकिन थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम होती है, और फिर एग्जाम में पूरा पूरा लिख कर आएंगे, लेकिन वो मार्क्स दो भी नहीं मिलेंगे उसमें आप, क्योंकि क्वालिटी आंसर नहीं होता है। तो आंसर आपने क्वालिटी लिखना है। एरर्स दिए हुए हमें, पहला एरर एग्जामिनर ने कर दिया है। दूसरे एरर में लिखा हुआ है सेल्स जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट। सेल्स डे बुक ओवरस्टेट हो गई है, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है, सेल्स को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो सेल्स डेबिट हो जाएंगी 90 से, और क्रेडिट क्या होगा, जहां कोई नहीं है वहां कौन है, सस्पेंस। Sales returns 110 had been recorded as purchases returns. सेल्स रिटर्न्स की नेचर डेबिट नेचर होती है, और परचेज रिटर्न्स की नेचर क्रेडिट नेचर होती है। सेल्स रिटर्न्स को डेबिट करने के बजाय हमने परचेज रिटर्न्स को क्या कर दिया है, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न्स जो खामाखाई डेबिट हुआ हुआ है, उसको ठीक करने के लिए, क्रेडिट हुआ हुआ है उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न्स विल बी डेबिटेड। Sales returns will also be debited. And suspense credit हो जाएगा कितने से, 220 से। A payment for office expenses 18 had been recorded in office expense account as 81। ऑफिस एक्सपेंस को बढ़ा दिया है, कितने से ओवरस्टेट किया हुआ है, 63 से एक्सपेंस को इंक्रीज किया हुआ है। एक्सपेंस की नेचर डेबिट नेचर है, एक्सपेंस को हमें कम करना है। एक्सपेंस को कम करने के लिए ऑफिस एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस विल बी डेबिटेड बाय 63। फिर लिखा हुआ है पेटी कैश बुक पेमेंट 29 टू कोल अ सप्लायर हैड बीन रिकॉर्डेड इन मोटर एक्सपेंसेस। कोल को डेबिट करना था, गलती से किसको डेबिट कर दिया हमने, मोटर एक्सपेंस को। तो मोटर एक्सपेंस खामाखाई डेबिट हो गया है, मोटर एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड कोल को क्या कर देंगे, डेबिट। दो मार्क्स इसके हैं, दो मार्क्स इसके हैं, दो मार्क्स इसके हैं, और 3 मार्क्स इस वाली एंट्री के हैं, क्योंकि इसमें 3 इम्पैक्ट आ रहे हैं ना, एक सेल्स रिटर्न्स का, एक परचेज रिटर्न्स का, और बाकियों में सब में दो दो हैं। नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट अब हमें बनाना है। ओपनिंग बैलेंस भी बताना है, पहली एंट्री में सस्पेंस नहीं है, दूसरी एंट्री में सस्पेंस को क्रेडिट किया है। सस्पेंस को क्रेडिट कर दो 90 से, वाई, बिकॉज ऑफ व्हाट, सेल्स। उसके बाद हमने सस्पेंस को क्रेडिट किया 220 से,
लेकिन अलग अलग दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न्स भी और परचेजेस रिटर्न्स भी। उसके बाद सस्पेंस को डेबिट किया है 63 से, which is office expenses। तो ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लो कि ओपनिंग बैलेंस कितना है। This side is 63 and this side is 310। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट को ठीक करना है। वन एट टू फोर थ्री एक्सपेंस डेबिट किया है, एक्सपेंस को बढ़ा दिया है और वेजेस को कम कर दिया है। तो एक एक्सपेंस बढ़ रहा है और दूसरा एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम। इससे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं है। दूसरे एरर में सेल्स को कम किया है, इनकम कम की है, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम। परचेज रिटर्न्स कम किया है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस कम किया है, राइट। इसका मतलब प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। सेल्स रिटर्न्स इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू, उसको बढ़ाया है, तो अगेन प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितनी अमाउंट से कम होगा, 220 से प्रॉफिट विल डिक्रीज। ऑफिस एक्सपेंस को कम किया है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट विल इंक्रीज। फिर एक्सपेंस कम किया है, प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो व्हाट इज करेक्टेड प्रॉफिट, 18243 minus 90 minus 220 plus 63 plus 29, this is 18025। State why financial statements be still reliable even if errors are presented। एरर्स होने के बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल क्यों होते हैं? क्योंकि सर ये जो एरर्स हैं ये सिग्निफिकेंट एरर्स नहीं है, राइट। ये ठीक है, आधे से ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा फर्क नहीं आया प्रॉफिट पे आपके, ठीक है, तो रिलायबिलिटी है। द एरर्स present were not significant।
Thank you. Take care, everyone. Allah Hafiz.